शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। दुधारू पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन की तकनीक। अधिक उत्पादन के लिए हल्दी की फसल में करें जरूरी कार्य। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दूध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इस बारे में बता रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह। हमारा जो मुख्य विषय आज है ये है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए। देखिए, दुग्ध एक ऐसा पदार्थ है, वो जैसे ही हम गाय या भैंस से निकालते हैं वैसे ही उसमें बहुत सारे संक्रमण की संभावना बन जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिस पशु से हम दूध निकाल रहे हैं वो खुद एक संक्रमण का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर वो बीमार पशु है तो वहाँ से भी संक्रमण हमारे दूध में आएगा। इसके अलावा जैसे अगर थन साफ नहीं है, दूषित है, वहाँ गोबर लगा है, मूत्र लगा है, तो उससे क्या होगा, या मिट्टी लगी है, उससे क्या होगा कि वो गोबर मूत्र या मिट्टी जो थन पे लगे हुए हैं उनसे भी संक्रमण आने की पूरी संभावना है। फिर जो दूधिया है, जो दूध निकाल रहा है, अगर उसका हाथ साफ नहीं है, उसने हाथ साफ नहीं किया है दूध निकालने से पहले, अच्छे से नाखून वगैरह काटे नहीं हैं, तो भी संक्रमण की पूरी संभावना बनती है। फिर इसके अलावा जो बर्तन है, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है, उस बर्तन का साफ या स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। गंदे बर्तन में अगर हम दूध निकालेंगे तो कैसा भी दूध हो वो संक्रमित हो जाएगा। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। यहाँ एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे टीबी है या टाइफाइड है या इस तरह की और भी बीमारियाँ हैं जिनसे पशु कई बार जो है संक्रमित रहता है। तो संक्रमित पशु से हमको दूध जो है निकाल करके इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, और हमेशा हम ये ध्यान रखें कि एक स्वस्थ पशु से ही हम दूध जो है इस्तेमाल में लें। किसी भी संक्रमित पशु को हमें अलग कर देना चाहिए, और उसका जब तक हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ना कर लें, वो स्वस्थ ना हो जाए, तब तक हमें उससे दूध नहीं लेना चाहिए। अब आइए हम समझें कि स्वच्छ दूध उत्पादन में सिलसिलेवार हमें करना क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले बाड़े की सफाई करनी चाहिए दुहान के पहले, ताकि बाड़ा या उसके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित ना रहे, साफ सुथरा रहे। फिर जानवर क्या है कि हम कई बार देखते हैं पूंछ इधर उधर भटकता रहता है या फिर और दूसरी एक्टिविटी करता रहता है, तो उसमें फिर हमें पूंछ वगैरह बांध के या पूंछ वगैरह साफ उसकी रखनी चाहिए। नहीं तो जानवर से कई बार जैसे बाल वगैरह भी झड़ते हैं, तो एक बार जानवर को आप साफ कर लें, अच्छे से धुलाई कर लें, उसके बाद आप दूध दूहने बैठें, ताकि उसमें गोबर ना गिरे, बाल ना गिरे, ये सब चीज़ें उसमें गिरने ना पाए। चाहिए जिस पशु से हम दूध लेने जा रहे हैं, स्पेशली उसका जो थन है, थन खूब अच्छे से साफ करें, और थन के आसपास का एरिया जो है खूब अच्छे से उसको आप साफ कर लें। फिर दूधिया जो है प्रयास करे कि वो मास्क वगैरह भी बांध के रखे, क्योंकि खांसेगा, छींकेगा तो उससे दूध भी हमारा जो है वहाँ पर संक्रमित हो जाएगा। दूध दूहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये ज़रूरत है कि जो दूधिया है या जो संपर्क में आ रहा है व्यक्ति उस दूध के, तो उसको एक बार स्क्रीनिंग करके हमें काम में लगाना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि वो खुद एक बीमारी कैरी कर रहा है और उस बीमारी को वो जानवरों को भी देगा और उस बीमारी को वो दूध में भी ले आएगा, क्योंकि खांसेगा, छींके या दूसरी एक्टिविटी करेगा या हाथ साफ नहीं रखेगा। तो इससे क्या है, जैसे बहुत सारे बीमारी हैं, टीबी है, साल्मोनेला है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूध में आएंगी, दूध को संक्रमित करेंगी और इससे जो है सुरक्षित दूध का उत्पादन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बर्तन है, बर्तन को खूब अच्छे से साबुन से या दूसरे चीज़ों से उसको साफ करना चाहिए, साफ करके और सूखा करना चाहिए। गीले बर्तन में दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो पानी उसमें रह जाता है वो अपने आप में संक्रमण का कारण बनेगा। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हमको लगता है कि अब हमने स्वच्छ दूध जो है जानवर से ले लिया है, तो अब उसको हमें अच्छे से रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसको तुरंत हमें टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, चिलिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। तो 8 डिग्री के नीचे तुरंत हमको उसको चिल करना पड़ता है। चिलिंग टेम्परेचर जो 4 डिग्री या उसके आसपास जो रहता है, 4+-1 जो टेम्परेचर है, उसको सबसे उपयुक्त माना गया है दूध को रखने के लिए। इसीलिए हम देखेंगे कि जहाँ पर दूध का उत्पादन अच्छा है वहाँ लोग BMC बल्क मिल्क कूलर जो है उसकी व्यवस्था रखते हैं। फिर अगर दूध हम स्वस्थ पशु से भी लें तो कच्चा दूध इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए और दूध को हमें कैसे पास्चराइज करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो स्वच्छ व सुरक्षित दूध का उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंदौर को सीएम शिवराज के स्वागत। ओवरब्रिज का किया भूमि पूजन। मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ विधानसभा क्षेत्र में बन रहा ब्रिज। महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, उज्जैन तक चलेगी इंदौर मेट्रो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश के गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह या कांग्रेस कभी भी अपराधियों के साथ नहीं हुई खड़ी। गृहमंत्री अमित शाह ने अभिनेत्री शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मसाला उत्पादन में हल्दी का प्रमुख स्थान है। जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है, उनकी फसल अब बढ़वार की अवस्था पर है। ऐसे में किसान भाई अपनी फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए इस बारे में जानते हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ HL सगर से। किसान भाइयों, हल्दी से आप और हम भली भांति परिचित हैं। हल्दी हर घर में, हर रिलीजियस में उपयोग में लाई जाती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर घर के किचन में हल्दी का उपयोग किया जाता है। और जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है या जो कर रहे हैं, इसमें खरपतवार भी कई प्रकार के आते हैं और लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। इसमें चाहे वो समा हो, दूधी हो, दूब हो, चौलाई हो, बथुआ हो या अन्य कोई भी प्रकार के अगर खरपतवार हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है।
निंदाई गुड़ाई करते समय अगर हल्दी के कंद बाहर दिखाई देने लग गए हैं तो उनको मिट्टी चला कर फिर से दबा दें, जिससे कि कंद का विकास ठीक से होने लग जाए। इसके साथ साथ खाद की बची हुई जो शेष मात्रा है, जैसे प्रारंभ में हमने इसकी खेती में सुपर फास्फेट 100 से 150 किलो पोटास एवं 100 से 150 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो शेष बची हुई आधी मात्रा हम 35 से 40 दिनों की अवस्था में मिट्टी चढ़ाते समय हल्दी में और हल्दी की फसल में इसको दे दें और उसके बाद मिट्टी चढ़ा के फसल को पूरी तरह से उस खाद को मिट्टी में मिला दें, जिससे कंदों का विकास अच्छी प्रकार से होगा और हमारा उत्पादन अच्छा हमें प्राप्त होगा। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। ज़्यादा घुलने वाली मिट्टी है या दलदली मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में हमें जल निकास की नितांत आवश्यकता पड़ती है। जल निकास के लिए चाहे हमने रेजेंट बेड पे फसल लगाई हो या बेड बना के फसल लगाई हो, दोनों ही स्थिति में जल निकास नितांत आवश्यक हो जाता है। जल निकास के लिए चाहे आप गेती या फावड़े की सहायता से या डिचर की सहायता से नाली बना के खेत से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें, जिससे पौधे में गलन उत्पन्न ना हो और हमारे जो कंद हैं उनकी बढ़वार ठीक से हो सके। तो ऐसे हमें इसमें प्रबंधन करना चाहिए। यदि हम निरंतर खेती का विजिट करेंगे, हल्दी की फसल की देखरेख करेंगे, तो हमें इसमें कई प्रकार के रोग और व्याधि भी देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए कार्बनडाजिम या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से इस रोग से हम हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा होता है या नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे स्थानों पर कंद में गलन शुरू हो जाती है, जिसे हम कंद गलन नामक बीमारी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी हम ऐसे स्थानों पे ऐसे पेड़ जो चिन्हित कर लें जो जिसमें पानी भरा हुआ ज़्यादा रहता है या नमी ज़्यादा है, उन स्थानों पर भी हम मैनकोजेब या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से हम इस बीमारी का भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक कीट और देखा गया है, सूट बोरर। इस सूट बोरर के आक्रमण के कारण पौधा सूखने लगता है और पौधे में पीलापन आने लगता है। अगर हम इसकी मेन पत्ती जो बीच वाली पत्ती उसको खींचेंगे तो वो इसके प्रकोप के कारण गली हुई सी महसूस होती है और पौधे की बढ़वार इससे रुक जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए इंडॉक्सीकार्ब नामक दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसके स्प्रे करने से इस कीट से हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक मैंने जो आपको हल्दी की फसल में जितनी भी कृषि क्रियाएं करने की सलाह आपको दी है, इन सब कृषि क्रियाओं को आप अपनी हल्दी की खेती में अपना करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंदौर को सीएम शिवराज के स्वागत। ओवरब्रिज का किया भूमि पूजन। मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ विधानसभा क्षेत्र में बन रहा ब्रिज। महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, उज्जैन तक चलेगी इंदौर मेट्रो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश के गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह या कांग्रेस कभी भी अपराधियों के साथ नहीं हुई खड़ी।
गृहमंत्री अमित मिश्रा ने अभिनेत्री शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल प्रदेश में बारिश की अनियमितता के कारण कई किसान मुख्य फसलों की बोनी समय से नहीं कर पाए और कहीं कहीं तो पानी की अधिकता के चलते फसलें खेत में ही खराब हो गई है। ऐसे में अब किसान इन खेतों में कुल्थी की खेती करके कम समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको कुल्थी के उन्नत खेती के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है, कुल्थी एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो कि खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। यह फसल मुख्यतः खरीफ के मौसम में देर से लगाई जाती है। इसके अलावा हमें आवश्यकता पड़ती है खेतों की तैयारी के लिए। खेतों की तैयारी के लिए हम जैसे अन्य दलहनी फसलों में करते हैं जो कि टाण में लगती है, इस समय अन्य दलहनी फसलों में मुख्यतः उड़द और मूंग आती है, उसी तरह कुल्थी की भी हम लोग खेती की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के लिए देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की 2 बार गहरी जुताई कर पाटा लगा दें और इसके साथ ही जमीन की उत्पादकता को अपनाए रखने के लिए अंतिम जुताई के पूर्व लगभग 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से मिला दें। इसमें रासायनिक खाद और कुछ गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद भी खेतों में मिला देने से इसमें अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। गोबर के रूप में हम सड़ी हुई गोबर देते हैं 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। जब हम जुताई करते हैं खेत में उसी समय मिला देते हैं, जिससे कि पौधे का विकास अच्छी तरह हो जाए। इसके अलावा अगर जो किसान रासायनिक खाद प्रयोग करना चाहेंगे वो यूरिया और DAP के रूप में खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। DAP, और चूँकि ये दलहनी फसल है अतः इसमें यूरिया की कम मात्रा लगती है। 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया आप दे सकते हैं कुल्थी के फसल में। इसके अलावा जो DAP लगाएंगे उसमें भी कुछ मात्रा यूरिया की रहती है। इसके अलावा फॉस्फेट की आपूर्ति होती है, तो इसमें हम लोग 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इसमें किस्मों का चुनाव इसमें उन्नतशील किस्मों का ही करना चाहिए, जिससे कि किसान इसकी भरपूर उपज ले सकें। उन्नत किस्मों में सबसे पहली आती है बिरसा कुल्थी 1, इंदिरा कुल्थी 1। इसके अलावा कुल्थी की कुछ किस्में हैं जिसमें कि बिलासा कुल्थी 1, इसके अलावा अलख नामक एक और कुल्थी की किस्म पाई जाती है, वो भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देती है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। और अन्य दलहनी फसलों की तरह इसमें भी हम लोग पंक्तियों में लगाने की अनुशंसा करते हैं। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखने की अनुशंसा की जाती है, ताकि पौधे का विकास अच्छी तरह हो और पौधे का घनत्व जमीन के अनुसार संतुलित रहे। अंकुरन के पश्चात लगभग 20 से 25 दिनों में इसमें एक बार निकाई गुड़ाई अवश्य कर दें, जिससे कि खेतों में खरपतवार का नियंत्रण रहे। क्योंकि यह फसल खरीफ के मौसम में लगती है, इसीलिए इसमें खरपतवार का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। इस समय में इसको हम लोग निकाई गुड़ाई हाथों द्वारा कर लेते हैं।
खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खरपतवारों का प्रकोप दिखाई देने पर एक निराई गुड़ाई कर दें। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालीन 3.3 लीटर दवा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करें। खेतों में जब हम कुल्थी के बीजों को लगा देते हैं उसके बाद क्योंकि ये बारिश के मौसम है इसीलिए अलग से हमें सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बारिश के मौसम में ये खेतों में नमी आवश्यक बनी रहती है जिससे कि इसमें अंकुरन समुचित हो जाता है समय पर। इस तरह हम अगर वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं कुल्थी की तो हमें उपज लगभग 15 से 20 क्विंटल तक आसानी से प्राप्त हो जाएगी प्रति हेक्टेयर। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जैतपुर जिला बैतूल के कृषक हरेंद्र सिंह ने। ये जामुन के नए पौधे लगाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो हरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और हमारे बहुत से किसान भाइयों ने कई प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण का मन बना लिया है और कई किसान भाई हमारे वृक्षारोपण कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जामुन फलदार वृक्ष के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामुन हमारी धार्मिक मान्यता के हिसाब से शुरू से ही हमारे जीवन का अंग रहा है और इसकी उत्पत्ति भी हमारे भारतवर्ष में ही हुई है। जैसा कि वैज्ञानिक खेती करने के पूर्व यह हमको जानकारी होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी किस्में हमको लगाना चाहिए। जैसे कि इसमें कर्नाटका में कुछ किस्में उनने चयन की है जिसमें राजा नाम की जो किस्म है इसका फल का आकार बड़ा होता है। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्म राजा जामुन है जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैगनी होता है जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG 45 और CISHG 37 है। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। जामुन की ये जो आपकी किस्में और जो प्राप्त करने हैं पौधे आप विश्वसनीय नर्सरी से ही अपने को प्राप्त करना चाहिए। तो जामुन के लिए जो जलवायु है सामान्यतः हम यह देखते हैं कि जामुन जो है वो लगभग सभी प्रकार के जलवायु और मिट्टी में हो जाता है, लेकिन अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि जो हमारी ज़मीन में कम से कम 1 मीटर गहराई होनी चाहिए और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भूमि का pH मान जो है लगभग जो है 7 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। जमीन की या भूमि में जीवांश की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी जो भूमि है यह हमारे जामुन के बढ़वार के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमको पौधरोपण करना है कि जो हमने गड्ढे गर्मी में तैयार कर लिए हैं या तैयार नहीं कर पाए हैं, दोनों परिस्थिति है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए, कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए।
किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। अब हम खाद डालने के बाद जो है पौध का रोपण करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें, क्योंकि हम जब आगे इसको ऐसे पौधे का रोपण करेंगे तो वो जगह हमारी खाली रह जाएगी। तो पहले ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये है कि कम से कम हम नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं तो 1 हफ्ते तक हमको अपने घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ का तापमान और वातावरण और हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो तापमान और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यदि हम 7 दिन तक उसको अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद जो पौधा हमारे स्वस्थ होते हैं उस पौधे को हम रोपण के लिए उपयोग करें। जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीथीन को जब हम फाड़ के निकालते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसमें जो पिंडा बना हुआ है वो पिंडा बिखरे ना। और कई बार ये होता है कि हम जब पौधरोपण करते हैं तो वो मिट्टी को फेंक देते हैं और नेक्ड मतलब जो है कि जड़ समेत उसको लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पॉलीथीन अलग कर लें और पूरे पौधे को जो है आप पिंडा समेत जितना आपने जो गड्ढे से मिट्टी हटाए हैं उसमें हम बहुत प्रेम पूर्वक इसका पौधरोपण हमको करना चाहिए। पौधरोपण करते समय और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मिट्टी को अच्छे से दबा दें। अब पौधरोपण के बाद तो तुरंत हमको सिंचाई भी उसमें कर देना चाहिए, जिससे तुरंत उनकी जड़ों को पानी मिल जाता है तो पौधे बहुत जल्दी आपके जो है स्थापित हो जाते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।